Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए ये जो क्लास आपकी है ये NCERT के नोट्स की क्लास मैंने आपकी स्टार्ट कराई है। जिन बच्चों का सब्जेक्ट सोशल साइंस है CTET पेपर 2 के लिए, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट जो है वो SST है, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्योंकि देखिए NCERT की 6th क्लास की बुक का ये 6 चैप्टर है, ठीक है, 6 चैप्टर। इसके पहले 5 चैप्टर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं जो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर, जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी हैं वो मेरी प्लेलिस्ट से जाके भी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। ये जो नोट्स हैं आपके वो 1 लिनियर फॉर्म में मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं आपको। इनकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो जो बच्चे अपने एग्ज़ाम के लिए, जो CTET का एग्ज़ाम दिसंबर या फिर आप जनवरी तक मान के चल सकते हैं, जनवरी तक हो ही जाएगा, उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। तो आज जो क्लास है आपकी 6th क्लास है। तो स्टार्ट करते देखिए हमारे 6 चैप्टर से। ये आपका 6th क्लास की बुक का 6th चैप्टर है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है कुछ लोग शासक कैसे बने। तो देखिए यहाँ पर वही पॉइंट्स आपके कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कुछ लोग शासक कैसे बने। देखिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट था वो था कुछ लोग शासक कैसे बने। तो देखिए जो राजा थे वो संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, लेकिन करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मतलब ये है कि कुछ समय पहले कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस देखने को मिले। अब वो चेंज क्या था, तो देखिए यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ मतलब यज्ञ द्वारा जो है राजा चुनने की प्रक्रिया होती थी, अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो शासक कैसे बने, अश्वमेध यज्ञ या फिर और भी बहुत प्रकार के यज्ञ हैं जो किए जाते थे राजा को चुनने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो है अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक ग्रंथ। देखिए उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या होता था, इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ही ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। ऋग्वेद के बाद जितने भी जो ग्रंथ रचे गए वो उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, तो उसको ही क्या बोला जाता है, उत्तर वैदिक ग्रंथ बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ण। देखिए वर्ण किसको कहा जाता है, पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते थे। मतलब जो पुरोहित होते थे उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। अब देखिए उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जैसे जो पहला वर्ण था वो होता ब्राह्मणों का। किसका, ब्राह्मणों का। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। मतलब पहले जो थे, जो फर्स्ट थे वो थे ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा जो स्थान था वो शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। मतलब जो सेकंड थे वो कौन थे, तो वो शासक थे, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था और जिनका काम क्या था, उनका काम था युद्ध करना और लोगों से उनकी रक्षा करना, ठीक है। तीसरे जो थे वो थे, तीसरे स्थान पर आते हैं वैश्य। देखिए वैश्य कौन होते थे, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने के अधिकार प्राप्त था। देखिए जो तीसरा स्थान था वो किसका था, तो वो वैश्य का था। किसका स्थान था, वैश्य का स्थान था। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, ठीक है। जो अब देखिए जो 4th स्थान था, 4th स्थान किसका था, तो देखिए वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। किसका था, शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अभी देखिए जन्म के आधार पर ऐसे जैसे अभी हो जाता है कि आमतौर पर जो ब्राह्मण माता पिता के संतान है वो ब्राह्मण ही होती है, ठीक है। तो जो वर्ण पुरोहित के अनुसार जो उन्होंने वर्णों को बांटा 4 क्रम में, वो किस प्रकार से बांटा था, तो वो उनके जन्म के आधार पर बांटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो वर्ण था, वर्ण क्या होता है और वर्ण कितने प्रकार में बांटा गया, उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात हो गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जनपद। क्या है, जनपद। अब देखिए जनपद क्या होता था, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह जो होती थी, ठीक है। जन के मतलब लोगों के बसने की जगह को क्या कहते थे, जनपद कहते थे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा मानने जाने लगे। मतलब पहले क्या थे, वो लोगों के राजा थे, लेकिन अब क्या है, जो जनपद होता था, जो शहर होता था, वहाँ पर जो लोग रहते थे उन सबके मतलब पूरे ही जनपद के राजा माने जाने लगे। पुरातात्विदों ने जनपद की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजिखेड़ा इनके प्रमुख थे। मतलब जिन
पुरातात्विदों ने जनपदों की खुदाई की। वो जनपद कौन से थे? तो दिल्ली में पुराना किला था, उत्तर प्रदेश के पास जो मेरठ है उसमें हस्तिनापुर था, और एटा के पास अंतरजिखेड़ा, ठीक है, ये प्रमुख स्थान थे। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे, ठीक है। इसके अलावा वो खेती किस किस चीज़ की करते थे? देखिए, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्रा भी के नाम से भी जाना जाता था। मतलब जो पुरास्थलों में बर्तन मिले हैं विशेष प्रकार के, उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको चित्रित धूसर या पात्रा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब देखिए, जनपद की बात हो गई, अब महाजनपद देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका महाजनपद। अब देखिए, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब देखिए, जो जनपद थे वो अधिक महत्वपूर्ण मतलब अधिक शक्तिशाली हो गए थे, जिसकी वजह से उनको क्या बोला जाने लगा? उनको महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी, मतलब जो महाजनपद होते थे उनकी मोस्टली एक ही जो राजधानी होती थी वो देखने को मिलती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर कड़ी ईंट या पत्थर की दीवारें बनाई गई थी। किस चीज़ के लिए बनाई जाती थी? तो देखिए, वो सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी, ठीक है। तो देखिए, ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। मतलब जो दीवारें बनाई गई, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई, वो किस चीज़ के लिए? तो वो सुरक्षा के पर्पज़ से बनाई गई, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका मैप है, देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पर सही नहीं आया, लेकिन फिर भी देखिए जो जनपद और महाजनपद यहाँ पर हैं आपके, सिर्फ वही शो करने के लिए लिया गया है मैप। देखिए, हस्तिनापुर यहाँ पर है, ऐसे देखिए मगध, आगे बात करेंगे मगध के बारे में, ठीक है। ये जो थे ये क्या थे? आपके जनपद और महाजनपद थे, ठीक है। वज्जी, देखिए इसके बारे में संघ होता है, ये भी आपका आगे होगा। वैशाली, ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? ये महाजनपद है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो लोग यहाँ पर काम करते थे उन लोगों से कर भी वसूलते थे, जो राजा होते थे वो कर भी वसूलते थे। अब देखिए कर किस प्रकार से वसूला जाता था तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसीलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अब देखिए, कर्मचारियों की आवश्यकता उन्हें है तो कर्मचारियों से वो क्या करते थे? कर्मचारियों का वेतन देने के लिए क्या करते थे? लोगों से कर वसूलते थे, ठीक है। तो महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए, देखिए सबसे पहला जो कर है वो किस पे लगाया गया था? कि फसलों पर लगाया गया कर। फसलों पर जो लगाया गया कर था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। तो देखिए, उपज का 1/6वां हिस्सा, जो उपज का 1/6 जो हिस्सा था वो कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी देखा गया एग्जाम में कि फसलों पर लगाए गए कर जो थे वो किस प्रकार लिया जाता था? तो वो जो हिस्सा था वो 1/6वां हिस्सा लिया जाता था, मतलब 1/6वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था, ठीक है, जिसको भाग कहा जाता था। अब देखिए, जो नेक्स्ट है, जो कारीगर होते थे, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जो बुनकर होते थे, लोहार होते थे, सुनार होते थे, उनको भी राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, ठीक है। जो आखेटक संग्राहक होते थे, तो देखिए आखेटक संग्राहक कौन से होते थे? जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की है, तो आखेटक संग्राहक वो होते थे जो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने भोजन की तलाश में भोजन की सर्च करते थे, तो ठीक है। तो जो वो वस्तुएं ढूंढ कर लेके आते थे, आखेटक संग्राहक जंगल से प्राप्त हुई वस्तुएं देनी होती थी, मतलब उनको उन वस्तुओं में से कोई चीज़ें उनको कर के रूप में देनी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किन किन चीज़ों से कर वसूला इन्होंने, तो देखिए पहला फसल पर लगाए गए कर, दूसरा जो कारीगर होते थे उनसे लिया गया कर, जो बुनकर लोहार सुनार होते थे उनको उनके घर में काम करके कर वसूलना पड़ता था, और जो व्यापारी होते थे उनको सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। जो आखेटक संग्राहक होते थे उनको जो वो सामान अपना ढूंढ कर लेकर आते थे उन सामान में से ही उनको कुछ कर के रूप में देना होता था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कृषि में परिवर्तन आया, कृषि में भी चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। अब देखिए कृषि में क्या क्या चीज़ें देखने को, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में भी 2 बड़े परिवर्तन आए। देखिए पहला क्या था कि जो हल के फाल थे, मतलब जो हल थे उनको क्या है जो लकड़ी के बने होते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि वो लोहे के बनने लगे। क्या हो गया? अब वो लोहे के बनने लगे, ठीक है। ये जो हल के फाल होते थे, मतलब जो ज़मीन में
गढ़ता हुआ चला जाता है, वो उसको बोलते हैं फाल। तो वो क्या होते थे, वो लकड़ी के बने हुए होते, जिससे वो क्या होते थे, जल्दी टूट जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि वो लोहे के बनने लगे, ठीक है, लोहे के बनने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल जो की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज और बढ़ गई, क्योंकि देखिए जो लकड़ी के थे वो एकदम से टूट जाते थे, लेकिन लोहे के जो हैं वो अच्छे से उसको ज़मीन को खोदते हुए जाते थे, ठीक है, जिससे उसकी उपज बढ़ गई। दूसरा जो था, लोगों में धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी, ठीक है। ये काम ज़्यादातर दास दासी, भूमिहीन खेतीहर मजदूर कमकार करते थे। मतलब जो कृषि का कार्य था, जो इस तरीके का कार्य होता था खेती का, वो मजदूर या फिर भूमिहीन खेतीहर, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, वो मजदूर इस कार्य को करते थे, ठीक है। तो जो कृषि में परिवर्तन आए वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका मगध। देखिए मगध नाम आपने सुना होगा। मगध जो है जनपद वो कहाँ पर है, तो देखिए लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। देखिए जो मगध साम्राज्य है वो कहाँ पर है, तो वो बिहार में है आधुनिक समय में, ठीक है। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो देखिए जो 200 साल पहले लगभग जो मगध है वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। जो गंगा और सोन नदियाँ हैं, जो गंगा और सोन नदियां हैं वो मगध से होकर बहती थी। तो कहते सोन नदी जो है वो क्या है, बिहार की शोक नदी बोला जाता है इसको। सोन नदी को बिहार की शोक नदी भी बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि मगध राज्य जो है वो कहाँ पर, बिहार में स्थित है, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे, ठीक है। तो देखिए जो मगध है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जनपद है वो बन गया था, जिससे गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहकर जाती थीं, ठीक है। मगध का जो हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था, जिसमें जो हाथी वगैरह होते थे उनको वो पकड़ कर लेकर आते थे और अपनी सेना में उनको लगा लेते थे। जो लौह अयस्क है उसकी खदानें भी यहाँ पर मिली हैं, और जो औजार और हथियार बनाने के लिए भी यहाँ पर बहुत उपयोगी थे। मतलब जो मगध है वो औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी था, ठीक है। अब देखिए मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे, जिनका नाम था बिंबिसार और अजात शत्रु। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, जिनका नाम था बिंबिसार और अजात शत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। जो बिंबिसार और अजात शत्रु थे, ये दोनों ही जीतने के लिए जनपदों को हर संभव साधन अपनाते थे। देखिए महापद मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के, देखिए के है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। मतलब उन्होंने जो अपना नियंत्रण है वो उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। अब देखिए बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। देखिए जो बिहार में राजगृह है वो मगध की राजधानी काफ़ी समय तक बनी रही। मतलब मगध की जो राजधानी थी पहले वो क्या थी, तो राजगृह थी। उसके बाद जो मगध की राजधानी है वो पाटलिपुत्र, आज पटना को राजधानी बनाया गया। बाद में फिर पाटलिपुत्र बनी और उसके बाद पटना को बिहार की राजधानी बनाया गया, ठीक है। मतलब आज के समय में जो राजधानी है वो पटना है। सबसे पहले राजगृह हुई, उसके बाद पाटलिपुत्र हुई और लास्ट में जो बनी वो है पटना, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पर, 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, जो सिकंदर थे, उन्होंने क्या किया, विश्व विजय करना चाहते थे वो। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक आ गया। मतलब यहाँ तक, इस राज्य तक वो आ गए थे। लेकिन क्या हुआ था, यहाँ तक पहुँच गया था, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हथियारों की बहुत बड़ी सेना थी, तो उन्होंने मगध पर आक्रमण करने के लिए मना कर दिया था, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बज्जी। अब देखिए जो मगध था, जो मगध साम्राज्य रहा है उसके बारे में देखिए आप ऊपर बात हो गई है। मगध साम्राज्य जो है वो आज आधुनिक बिहार में है। इसमें कौन कौन से जो शासक थे वो महत्वपूर्ण रहे थे, तो वो है बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। तो
तो वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। कौन कौन सी राजधानी मगध की रही हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका बज्जी। अब देखिए बज्जी क्या होता था, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। देखिए इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, वैशाली थी। अब जो बज्जी है ये एक संघ का नाम था। क्या था, ये एक संघ या गण इसको कहा जाता था, या गढ़ का नाम था, जो जिसकी राजधानी क्या थी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, अब जो देखिए आपने सुने होंगे बौद्ध, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बौद्ध और जैन। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका बौद्ध और जैन के ऊपर ही है, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। जो बौद्ध और जैन थे वो गण या संघ से ही संबंधित थे। उन्होंने जो अपने कार्य किए थे, जो अपने उपदेश दिए, वो सब उन्होंने बिहार वैशाली में रहकर ही किए थे। जो बज्जी में उन्होंने अपना संघ बनाया, तो इस संघ से जो संबंधित थे वो थे बौद्ध और जैन। ठीक है, गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते थे। ठीक है, तो देखिए बज्जी क्या है, बज्जी जिसकी राजधानी क्या थी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में है। ठीक है, ये जो था, ये जो राज्य था ये मगध के पास ही स्थित था। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, मतलब यहाँ पर जो एक अलग किस्म की जो शासन व्यवस्था थी जिसको गण या संघ कहा जाता था। इस गण या संघ के जो पार्ट थे वो कौन थे, बौद्ध और जैन थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं दीघ निकाय। देखिए दीघ निकाय किस चीज़ को कहा जाता है, जो दीघ निकाय है, बज्जी संघ का जो वर्णन हुआ है वो दीघ निकाय से ही लिया गया है। जो दीघ निकाय है उसमें ही बज्जी संघ के बारे में वर्णन किया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध जो है बौद्ध ग्रंथ है। जो दीघ निकाय है वो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। देखिए जो दीघ निकाय है वो बौद्ध ग्रंथ से, जो एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्याख्यान लिखे गए हैं। यह करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है, देखिए प्रजातंत्र या गणतंत्र, जो नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट और देखिए लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र। देखिए 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। देखिए जो प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी और जो गणतंत्र था आपका, वो किसने, पहले एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की थी इस 2500 साल पहले। ठीक है, और यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक ही चली। तो देखिए आज का जो पॉइंट था वो आपका यहीं तक था। जितने भी पॉइंट इस चैप्टर से बने हैं आपके, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। एक भी पॉइंट आपका इससे बाहर नहीं मिलेगा। अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है तो कोई भी क्वेश्चन इस PDF से बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही थी। यही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपकी आज की क्लास में लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही थी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही मेरी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।